अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। आज हमने आपकी बुक 2 सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 7 जैसा कि नाम से जाहिर है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। इसमें कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग फार्मेसी, जहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाते हो, आपकी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के वहाँ पे मौजूद जो भी कंसर्न पर्सन है प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन निकाल कर देता है। उनके पास बल्क क्वांटिटी के अंदर मेडिसिन पड़ी होती है। उनमें से वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जितनी डोज बन रही होती है उसको वो निकालता है और पैक करके आपको दे देता है। इसको कहते हैं डिस्पेंसिंग। लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि ये मेडिसिन तैयार करके देनी है, जैसा कि कुछ क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स तैयार करके पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट ये है, तो आपने ये क्रीम तैयार करवा के अपनी स्किन के ऊपर लगानी है। तो जहाँ पे जिस फार्मेसी में मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन की नीड के मुताबिक तैयार करके दी जाए उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने आपको डिस्पेंसिंग भी बता दिया, कंपाउंडिंग भी बता दिया। अब ये जो वर्डिंग मैंने अभी आपको बताई इसको ज़हन में रखो। तो डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है, इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन आर सप्लाई टू द इंडिविजुअल पेशेंट यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू प्रिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। जो एग्जैक्ट वर्डिंग आपकी बुक में लिखी है, जो मैंने इससे पहले आपको समझाई है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए आपको मेडिसिन सप्लाई करना डिस्पेंसिंग कहलाता है। इट कंसर्न विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, और वो मेडिसिन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो। मसलन अगर आप लाहौर में रह रहे हो तो लाहौर के हर एरिया में मेडिसिन का मौजूद होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेडिसिन सिर्फ बैरिया टाउन से मिल रही है, बाकी पूरे लाहौर में कहीं से नहीं मिल रही। ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का होना लाजमी। तो ये डिस्पेंसिंग हो गया। बाकी ये जो आपको डिग्री करवाई जा रही है 2 साल की, बी कैटेगरी की, इसका बुनियादी मकसद ये है कि आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप मेडिसिन को सेल कर सको, मेडिसिन को एक अच्छे तरीके से ज़रूरत के मुताबिक जो नीडी लोग हैं उन तक ही पहुंचाई जाए। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको ये 2 साल की ट्रेनिंग, 2 साल की स्टडी करवाई जाती है, ताकि आप सोसाइटी में जाकर पॉजिटिव रोल प्ले कर सको। ठीक है। इस स्टडी के अंदर आपको सारा प्रोडक्शन कैसे होती है, मेडिसिन तैयार कैसे होती है, फार्मेसी की ब्रांचेज वगैरह, या इसके अलावा आपने 6 चैप्टर में मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको मुकम्मल, जब आप मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के ऊपर काम करो, ठीक है, तो आप प्रॉपर वे में प्रिस्क्रिप्शन को और मेडिसिन को डील कर सको। आपको पता हो कि एक्सपायरी क्या होती है। ठीक है। मेडिसिन को कैसे स्टोर करना है, कैसे टेम्परेचर में चेंज आने से मेडिसिन में चेंजिंग आ सकती है, ये सारा कुछ आप पढ़ोगे, पढ़ रहे हो, और ये आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव नॉलेज। तो अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के एग्जैक्ट वैसी ही मेडिसिन पेशेंट को देनी है, तो इसके लिए आपको नॉलेज का होना जरूरी है। तो ये 2 साल की डिग्री में बेसिकली आपको नॉलेज ही दिया जा रहा है। जैसा कि पहली लाइन देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेडिसिन की स्टेबिलिटी क्या है,
और उनके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स की स्टेबिलिटी क्या है। जैसा कि पता होगा आपको, कुछ मेडिकल स्टोर में एसी वगैरह या जो फ्रिज आइटम्स होती हैं उनको बाहर ही रखा होता है, लेकिन आप लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ोगे कि कैसे टेम्परेचर चेंज आने में आपकी मेडिसिन की जो पोटेंसी है, मेडिसिन की जो इफेक्ट है, उस पर कैसे कमी आती है। ठीक है, तो ये नॉलेज आपको बताया जा रहा है। उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो तो कंपाउंडिंग करने के लिए कौन कौन से असूल और ज़वाबित हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तीसरे पे डोजेज, फिजिकल केमिकल एंड थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ये चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ेंगे। फिजिकल यानी कि आप अगर कंपाउंडिंग कर रहे हो, इंग्रेडिएंट्स को मुख्तलिफ मिलाकर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई ऑइंटमेंट क्रीम बनाकर दे रहे हो, तो फिजिकल केमिकल थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी इसको जरूर चेक करना। इनकम्पैटिबिलिटी जिसमें आप देख रहे हो कि कोई इंग्रेडिएंट दूसरे इंग्रेडिएंट्स को खराब तो नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि सबको कंपैटिबल होना जरूरी है। पैकेजिंग मेथड्स, लेबलिंग प्रोसीजर्स, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज कंटेनर, लेबलिंग, सप्लाई एंड रिकॉर्ड्स, और हर मेडिसिन का रिकॉर्ड, ये सारा कुछ आपको चाहिए, सीखना चाहिए एक अच्छी फार्मेसी और या मेडिकल स्टोर को रन करने के लिए। कंपाउंडिंग की मेडिसिन ही आपकी बुक में सिर्फ डिस्पेंसिंग लिखा हुआ है। ठीक है, कंपाउंडिंग की डेफिनेशन जब है ही नहीं तो उसको सिर्फ आप इतना समझ लो कि जिस फार्मेसी के ऊपर आप प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन तैयार करके देते हो उसको कंपाउंडिंग कहते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे चलो। जर्नल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर, इसको आज हमने देखना है। जर्नल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर, ये कोई, इनको प्रोसीजर को आपने पढ़ना है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इन प्रोसीजर को अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हो तो अपने आप को कंसीडर करो, आप एक फार्मेसी पे खड़े हुए या आपकी अपनी फार्मेसी है। ठीक है, तो एक अट्रैक्टिव और साफ सुथरी और अच्छी फार्मेसी का क्या अपीयरेंस होनी चाहिए कि आप फार्मेसी पे जाओ, आपका पहले जो आपने ड्रेस पहना हुआ है उसके ऊपर आपने व्हाइट कलर का जो ओवरऑल पहनना है वो साफ सुथरा होना चाहिए, नंबर 1। फिर जिस जगह पे आप खड़े हो शीशे की शेल्फ बनी होती हैं, वो शेल्फ बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, उनके ऊपर मट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ख़ास तौर पर जो एरिया जहाँ पे आप कंपाउंडिंग कर रहे हो वो एरिया खास तौर पे साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पे बोतलों वगैरह का ढेर नहीं लगा होना चाहिए। समझ आइए, हर चीज एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, प्रॉपर मैनर के साथ आपने नीट एंड क्लीन शक्ल में आपने उसको रखना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस, उसके बाद जब ये सारा कुछ जहाँ पे आप खड़े हो और जहाँ पे आपने काम करना है और आपका अपना गेटअप, ये सारी चीज़ें अगर परफेक्ट होंगी, उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि आपके पास पेशेंट आता है प्रिस्क्रिप्शन लेके, आपने उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, उस प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंडिंग के लिए आई है तो आपने हर कंपोनेंट को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, ये मैं पूरी एक कहानी बना के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये पॉइंट जो से हैं वो मुश्किल ना लगे। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन आ गई है पेशेंट की तो आपको पता नहीं है कि यार ये जो सी डॉक्टर ने क्रीम बनाने का कहा, मुझे तो इसका तरीका पता ही नहीं है, मुझे तो दूसरा कोई तरीका पता है, तो आप क्या करोगे कि रेफरेंस के तौर पर जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, ऑफिशियल बुक्स, बीपी यूएसपी वगैरह, उसको कंसल्ट करोगे। वहां पे आपको देखोगे अच्छा ये क्रीम बनाने के लिए मुझे सोडियम क्लोराइड इतने ग्राम ऐड करना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट इतने ग्राम ऐड करना पड़ेगा, ग्लिसरीन इतने ग्राम ऐड करनी पड़ेगी, ये सारा कुछ इस किताब में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि क्या इस प्रिस्क्रिप्शन में जो डॉक्टर ने क्रीम बनाने के लिए कहा है
उसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा तो नहीं है जो इनकम्पैटिबल हो। इनकम्पैटिबल का मतलब कि आपको डॉक्टर ने लिख के दिया ABCD इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, आपको पता चला गया जी ये जो बी है ना ये सी के साथ कंपैटिबल नहीं है, यानी कि अगर बी और सी को इकट्ठा करोगे ना तो ये आपस में रिएक्शन करके कोई नई चीज बना देंगे। तो आपने उसी को सर्कल कर लेना है और डॉक्टर को कंसल्ट करके या अपनी एक्सपर्टीज को देखते हुए उस सी की जगह कोई और अच्छा सा कंपोनेंट ऐड कर देना ताकि कंपैटिबिलिटी वाला आंसर जो है वो मौजूद रहे, इनकम्पैटिबिलिटी ना हो। ठीक है। अच्छा, जब आपने एक प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए कोई प्रोडक्ट तैयार कर दी है, तैयार करने के बाद आपने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को एक अच्छे से कंटेनर में पैक करना है। अच्छे से कंटेनर में पैक करने के बाद आपने उसके ऊपर लेबलिंग करनी है, उस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड दर्ज करना है कि ये मैंने प्रोडक्ट बनाई है, मोहम्मद शफीक नाम का बंदा, एज इतनी है, इसको इस डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, मैंने इस डेट को बना के दी है। वो सारा कुछ रिकॉर्ड उसका लिख कर टोटल अपना जो भी आपका एक्सपेंस है जितना खर्चा आया वो बनाकर उसको वो दे देनी है और वो रिकॉर्ड अपने पास रख ले। यानी कि ये एक तरीका होता है कंपाउंडिंग का फार्मेसी के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं इसको अगर आप देख रहे हो ना तो यही लाइनें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। देखो, वियर अ फ्रेशली लॉन्डर्ड ओवरऑल कोट, ठीक है, साफ सुथरा कोट पहनना आपने। प्रोवाइड यूरसेल्फ विद क्लीन ग्लास को तो क्लोथ एंड डस्टर और स्पॉन्ज, आपके पास ये ग्लास शीशा साफ करने वाला कपड़ा, डस्टर या स्पॉन्ज होना चाहिए ताकि आप जिस जगह पे मेडिसिन वगैरह सेल कर रहे हो वो साफ सुथरी हो। 2 पॉइंट्स हो गए। वर्क इन क्लीन टाइडी मैनर, साफ सुथरे तरीके से काम करो। ये नहीं है कि आपने जहां से मेडिसिन निकालते हैं वहीं पे मेडिसिन वापस रखो, ये नहीं कि आपके सामने जो काउंटर है वहां पे ढेर लगाया हो मेडिसिन का। रीड दी प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, जब आपका प्रिस्क्रिप्शन है उसको केयरफुली पढ़ो। अगर इफ नेसेसरी फाइंड दी फार्मूला प्रिपरेशन, ठीक है, तो आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप फार्मूला जो है वो ऑफिशियल बुक्स यानी BP और USP को देखते हुए कंसल्ट कर सकते हो। जब ये भी कर लिया आपने, चेक द डोज ऑफ इंटरनल प्रिपरेशन, तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बनाने के लिए दी है मेडिसिन उसकी डोज आपने चेक करनी है। कंफर्म देयर आर नो इनकम्पैटिबिलिटीज, बस ये यहाँ पर तक की क्या इनकम्पैटिबिलिटीज देखनी है कि कोई इज्जा या कोई चीज किसी के साथ रिएक्शन तो नहीं कर रही। जब ये भी क्लियर हो गया, लुक अप द स्टोरेज कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन, तो आपने स्टोरेज कंडीशन देखनी है कि ये प्रिपरेशन तैयार करने के बाद या ये प्रिपरेशन तैयारी करते वक्त मुझे किस कंडीशन का क्या कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा। चेक द कैलकुलेशन, ठीक है, आपने सारा कुछ कैलकुलेट करना है कि आपका इंग्रेडिएंट कितने का आया, आपका सारी मेहनत वगैरह करके कैलकुलेशन करनी है और आपने बताना मिसाल के तौर पे ये 1500 रुपए की क्रीम बनी है। फिर आपने कलेक्ट द कंटेनर, कंटेनर लेना है, क्लोजर लेना है जिसके अंदर आपने वो क्रीम डाल के पेशेंट को देनी है। उसके बाद आपने राइट अ लेबल, उसके ऊपर लेबल लिखना है कि ये क्रीम क्या है, क्या इंग्रेडिएंट है इसके, स्टोरेज कंडीशन क्या है, यूज कैसे है, ये सारा कुछ जो भी आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, वही आपने इन्फॉर्मेशन लिख के देनी है। ठीक है जी। तो मेक द प्रिपरेशन पैक इन द कंटेनर, पैक करना है आपने अपनी प्रिपरेशन को, लेबल जो सा है उसको फिक्स कर देना है और चेक द फिनिश प्रोडक्ट, और एक दफ़ा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो तैयार की उसको एक दफ़ा फिर देखना है कि कहीं ये तो नहीं है कि आप किसी और फिनिश प्रोडक्ट को पेशेंट को दे रहे हो। जब आप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाओगे, ठीक है, तो आपने पेशेंट का एड्रेस लिखना है उस इन्वेल्प के ऊपर जिसके नाम की आपने ये प्रिपरेशन तैयार की है और रिकॉर्ड रख लेना अपने पास। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को ज़रूरत नहीं है ऐसे ही रट्टा मारना, आपको जो याद होता है उसको देख लो, लेकिन ये पॉइंट्स को एक दफ़ा आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। कोई कोई पॉइंट लाइनें अगर मिस भी हो जाए तो खैर है, लेकिन अगर आप अपने आप को समझते हो कि मैं एक फार्मेसी पे खड़ा हूँ मैंने कैसे काम करना है, ये वो लाइनें आपको खुद ब खुद ही याद आ जाएंगी अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को फार्मेसी पे सोच कर ये पढ़ते हो। ठीक हो गया। तो ये आपका फार्मास्यूटिक्स का आज का टॉपिक हो गया ख़त्म। यहाँ पर किसी बच्चे का कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आया तो वो पूछ ले। अच्छा जनाब,
फार्माकोलॉजी आपका सब्जेक्ट जिसका चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 फार्माकोलॉजी, वो है जी ब्रोमिलेन। ब्रोमिलेन ये ऐसा एंजाइम है, ऐसा केमिकल है जो आपका जो फ्रूट है, जिसको अनानास के नाम से आप जानते हो, उसमें ये पाया जाता है। अनानास को इंग्लिश में पाइनएप्पल भी बोलते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर ये ब्रोमिलेन एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम गोश्त को गलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और आपको पता है कि गोश्त प्रोटीन का होता है। तो गलाने का मतलब ये होता है कि ये एंजाइम पहले ही गोश्त के अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उनको तोड़ देता है, जिससे गोश्त जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है, इट इज अ प्रोटोलिटिक, इसको कर दो प्रोटियोलिटिक। PROTEO, प्रोटियो यानी प्रोटीन, लिटिक का मतलब तोड़ना। तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंड मिल्क क्लोटिंग एंजाइम, ठीक है। और ये दूध को भी जमा देता है, प्रोटीन होती है ना दूध में, तो उसको भी जमा देता है। तो ये आपका एंजाइम है, ठीक है, ब्रोमिलेन। सोर्स की बात करेंगे तो सोर्स मैंने आपको पहले बताया कि पाइनएप्पल यानी अनानास। अगर बायोलॉजिकल नेम आप अनानास का देखें तो इसको बोलते हैं अनानास कोमोसस। ये बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम भी समझ लो। ठीक हो गया जी। तो सोर्स ऑफ ब्रोमिलेन अनानास कोमोसस, ठीक है। किस फैमिली से ताल्लुक रखता है? ब्रोमीलिएसी, ठीक है, ब्रोमीलिएसी ये फैमिली है। या इसको ब्रोमीलिएसियाई भी बोल सकते हैं, CI, क्योंकि CEA ही लिखा है ना। तो ये आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, ब्रोमीलिएसी भी बोल लो या ब्रोमीलिएसियाई, ठीक है। अब ये नाम जो है ना, अनानास कोमोसस, हर दुनिया में जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, सबके बायोलॉजिकल नेम्स के दो पार्ट्स होते हैं। पहला नाम जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा स्पीशीज, ठीक है। ये जेन में आपने रखना है। तो यहाँ पे भी अनानास कोमोसस यही चीज है, अनानास जीनस कोमोसस स्पीशी, फैमिली ब्रोमेलिएसी हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका ये पढ़ने के लिए बस इतना ज्यादा इसको याद नहीं करने की जरूरत। लाइट कलर और बफर कलर, ये आपको पता ही है कि लाइट सा कलर होता है इसका, ये लाइट येलो, पेल येलो टाइप का अनानास का। सोलिबिलिटी की बात करेंगे तो ये जो अनानास के अंदर एंजाइम है ब्रोमिलेन, ये सोलेबल किस में है? वाटर के अंदर, ठीक है, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर ये सोलेबल है। आगे यूजेस का जिक्र करो तो यूजेस में इट इज यूज्ड एज अ सपोर्टिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा। जहाँ पे आपकी स्वेलिंग होती है या जहाँ पे जिस्म के जिस हिस्से में पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि लंग्स में भी पानी इकट्ठा हो जाए ना, तो बॉडी के किसी ऑर्गन में पानी का इकट्ठा हो जाना एडिमा कहलाता है। तो इसको आप वहां पे यूज कर सकते हो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा या इन्फ्लेमेशन। सोलबल का मतलब होता है हल होना, ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है अगर आपके जिस्म के ऊपर स्वेलिंग है या आपके जिस्म के में किसी हिस्से में पानी इकट्ठा हो गया, तो उसको ये सपोर्ट करता है उसको कम करने में। आगे इट इज वाइडली यूज इन लेदर फैक्ट्री। मैंने आपको पहले बताया शुरू में ही कि ये प्रोटियोलिटिक है, ठीक है। तो लेदर फैक्ट्री में जो खालें वगैरह होती हैं उनको साफ करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, चमड़े को, ठीक है। जो उसके ऊपर प्रोटीन वगैरह या इस तरह की चीज कोई लेदर के ऊपर होती है, तो ये जब आप ब्रोमिलेन एंजाइम लगाते हो तो वो सारी प्रोटीन रिमूव होके पीछे खालिस चमड़ा जो है ना वो
बच जाता है। इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्रोडक्शन में भी। अब आपको पता है कि प्रोटीन टूटकर अमाइनो एसिड्स में बदलती है, अमाइनो एसिड जुड़ के दोबारा प्रोटीन भी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ये भी यूज है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। इट इज वेरी इफेक्टिव एजेंट दैट कैन इजिली टेंडराइज द मीट, मीट को टेंडराइज करने का मतलब गोश्त को नरम कर देना और इस काबिल बनाना कि वो जल्दी से गल जाए, ठीक है जी। तो ये यूजेस हो गए ब्रोमिलिन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट हो जो समझ ना आया हो, पूछ ले। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।